Hello everyone, a warm welcome to all of you on our channel GK Review. So how are you guys? I hope you guys are doing well. So comment me that you are absolutely fine and you have subscribed my channel and press the bell icon button. So let's begin the session. In today's session we will discuss current affairs of 6 June 2020 and you all know that this is daily quiz session. So we'll be discussing current affairs question and I expect that you answer these questions on the comment section. And you haven't subscribed my channel till now, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification regarding your exam results, notification, vacancies, exam postponed. So everything will be updated if you press the bell icon button. Okay students, so let's begin the session and take the first current event. First we have, under Nagar Van scheme, how many forests are to be developed in urban areas? So the answer is 200. 200 forests will be developed in urban areas under the scheme Nagar Van scheme. आइए इस स्कीम के बारे में और भी जानते हैं. इस स्कीम को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पे लाया गया है. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन जून 5 द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020 अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन टू डेवलप अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री ओवर द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स. तो इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 5 साल है. 5 साल की लागत में हम 200 फॉरेस्ट बनाएंगे अर्बन एरियाज में. क्लियर है. और अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, सो हमारे इसके मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर. आपको मुझे इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बतानी है. प्रकाश जावड़ेकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? और अगर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन. ये भी इम्पोर्टेंट है. यूएनईपी के ईडी जो है इंगर एंडरसन. क्लियर है स्टूडेंट्स. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसका आंसर 200 है ना. नेक्स्ट वी हैव, एनएसओ रिलीज्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज PLFS 2018-19. नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स. आइए ये रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, क्या कुछ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी जो रेट्स है वो अप हुई है, डाउन हुई है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल बिटवीन जुलाई 2018 एंड जून 2019 टू 5.8% फ्रॉम 6.1%. सो 2017-18 में हमारे पास क्या थी? 6.1% थी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अब गिर के कितनी हो गई? 5.8%. ये कौन सी ईयर में? ये 2018-19. लेकिन अभी जैसे ये पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक 2019 से 20 के बीच में आया है. सो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि 2019-20 की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रहती है. While the Indian economy grew 6.1% in 2018-19, slower than the 7% expansion recorded the year before. सो 2017-18 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 7% थी, लेकिन अब थोड़ी गिर कर कितनी हो गई है? 2018-19 में 6.1% हुई है. ये जो भी डेटा है वो 2018-19 का है. क्लियर है. नेक्स्ट अगर लेबर फोर्स की बात करें, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रोज टू 37.5% फ्रॉम 36.9%. सो 36.9% ये 17-18 की थी और 18-19 की कितनी हो गई? 37.5%. लेबर फोर्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है. और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो also increased to 35.3% as against 34.7% in the 17-18. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का जो परसेंटेज है वो 2017-18 में 34.7% था, अब 2018-19 में 35.3% हो गया है. और अगर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, सो ये हमारे रिड्यूस हो गई है. इन 2018-19 ये 7.7% थी फ्रॉम 7.8% जो कि 17-18 में थी. तो 17-18 में हमारे 7.8% थी, ये रिड्यूस होकर 7.7%, मतलब 0.1% रिड्यूस हो गई है. 2018-19 में 7.7% हो गई है. और अगर रूरल की बात करें, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, सो
5% हो गई है 5.3% से। 5.3% आपकी 2017-18 में थी, और 2018-19 में रूरल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% पे आ गई है। और अगर फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें, फीमेल पार्टिसिपेशन मतलब कितनी फीमेल जो है वो लेबर क्लास में आई है, अब कितना जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ देखते हैं। रेट इम्प्रूव्ड इन बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया, दोनों ही अर्बन और रूरल इंडिया के अंदर हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स में इंक्रीज हुई है, गोइंग अप टू 18.6% इन 2018-19 फ्रॉम 17.5% द ईयर बिफोर। मतलब 2017-18 में 17.5% पार्टिसिपेशन था फीमेल का लेबर फोर्स में, अब 2018-19 में 18.6% हो गया फीमेल का पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। क्लियर है? सो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, एक तो ये आ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड सेकेंड वन इज इंडियन इकोनॉमी। उसके अलावा अगर आपको याद करना है तो फीमेल पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है, और वर्क पॉपुलेशन रेशियो। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? सो एज सच ये जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कुछ भी स्टैटिक करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। This was PM Narendra Modi's first virtual bilateral summit, while Australia has held such a summit with Singapore. So अभी इंडिया के मैंने प्राइम मिनिस्टर डेट इज नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल बायलेटरल समिट को एड्रेस किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये सिंगापुर में होनी थी, क्योंकि ये पता नहीं था कि पेंडेमिक होगा और ये सब कुछ वर्चुअली अपन रन करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंगापुर में होनी थी इन मार्च 2020, लेकिन पेंडेमिक के कारण ये अब वर्चुअल बायलेटरल समिट होगी। सो इस समिट के अंदर क्या है, कितने MOU साइन हुए हैं, कितने डिफरेंट फील्ड्स में, ये डिस्कस करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट वाज ऑन द लाइन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया PM स्कॉट मॉरिसन्स visit to India, which was in the pipeline first during January 13 to 16 and later in May. Therefore, it was decided to have a virtual meeting. India-Australia signed following 7 agreements during the meet: framework arrangement on cyber and cyber-enabled critical technology cooperation. So ये हमारे पास बहुत सारे MOU है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने बायलेटरल लीडरशिप समिट के अंदर ज्वाइन किए हैं या तय किए हैं। ये डील्स मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ, एज सच इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल बायलेटरल समिट हमारी जो हुई है किस कंट्री के साथ हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट जो होनी थी सिंगापुर में, लेकिन अब ये वर्चुअली रन हुई है। और अगर MOU की बात करें, सो MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, MOU अरेंजमेंट कंसर्निंग म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, MOU on defense cooperation, Australia to support India's membership for NSG, MOU on cooperation in the field of public administration and governance reforms, MOU on cooperation in vocational education and training, MOU on water resource management. क्लियर है? सो ये सब हमारे MOU हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एज सच ये डेटा बहुत वास्ट है, याद करने के लिए नहीं है, फिर भी एक बार सारे जो MOU के ऊपर नज़र डाल देना, क्या पता कुछ ऐसे ही मतलब 0.01% पॉसिबिलिटी हो कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन उस केस में आप सेफ साइड होंगे अगर कुछ भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा। याद कुछ नहीं करना, अगर आप करंट अफेयर्स रिवाइज करते हो तो एक बार वापस रीड आउट करोगे 1-2 बार, तो आपको थोड़ी चीज़ें जो माइंड के अंदर बैठ जाएगी। क्लियर है? रटना नहीं है, बस एक बार आंखों के नज़रों से निकाल दीजिए इस इवेंट को। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव India will host Asian Football Confederation AFC of Women's Asian Cup in which year? So India host करेगी Asian Football Confederation of Women's Asian Cup कौन से ईयर के अंदर? 2022 2022 के अंदर होस्ट करेगी। 2020 और 21 अभी बहुत ही अनसर्टेन है, कुछ कह नहीं सकते। 2020 में तो बहुत सारे जो हमारे गेम्स है वो अबेंडन हो गए हैं। क्लियर है? आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया विल बी होस्टिंग AFC वुमेन्स कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1979। इट विल फीचर 12 टीम्स विद इंडिया विल क्वालिफाई डायरेक्टली एज होस्ट। आपको पता है कि जो भी कंट्री होस्ट करती है वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाती है, उसे वो क्वालिफाइंग मैचेस खेलने नहीं पड़ते हैं। द इवेंट विल ऑल्सो सर्व एज द फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट फॉर 2023 FIFA वुमेन्स वर्ल्ड कप। और ये इवेंट है, इसके अंदर जो
फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी होगा 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। और अगर AFC की बात करें, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर, मलेशिया। क्लियर है, मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट इज WEF विल होस्ट ट्विन समिट फॉर्मेट फॉर इट्स नेक्स्ट एनुअल डेवोस मीटिंग इन जनवरी 2021। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस समिट? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नया फॉर्मेट, समिट का नया फॉर्मेट लॉन्च करने वाले हैं अपनी अगली 2021 जनवरी की मीटिंग में। इसका नाम है ट्विन समिट फॉर्मेट, और इसकी जो थीम होगी वो क्या होगी? इसकी थीम है, द थीम ऑफ ट्विन समिट विल बी द ग्रेट रीसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, द थीम ऑफ ट्विन समिट द ग्रेट रीसेट, एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने वाली है? सो आपको WTO दे देंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे देंगे, UNEP दे देंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्विन समिट फॉर्मेट लॉन्च किया, उसकी थीम है द ग्रेट रीसेट। द थीम फॉर दिस इज द ग्रेट रीसेट। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल हेल्ड दिस समिट बोथ इन पर्सन एंड वर्चुअल सीरीज, मतलब दोनों टाइप की मीटिंग्स होगी, फिजिकल भी और वर्चुअल भी। द ग्रेट रीसेट डायलॉग्स, इसका नाम होगा द ग्रेट रीसेट डायलॉग्स। द समिट विल ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, pushing beyond traditional thinking boundaries. It will be available online for everyone through a network of more than 400 hubs globally. So इस मीटिंग में बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लीडर्स है वो साथ में मिलके जो हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग बाउंड्रीज है उससे हट के कुछ नई जो रिजोल्यूशंस होंगे, नए जो आइडियाज़ होंगे उसे इस्टेब्लिश करेंगे। और अगर WEF के हेडक्वार्टर्स की बात करूँ, इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं भूलना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ लॉन्च मेरा वतन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस ऐप? सो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर डेट इज़ गिरीश चंद्र मुर्मू, ये अब यूनियन टेरिटरी है जैसा आप सबको पता ही है। उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है मेरा वतन। इस ऐप का एम क्या है? सो इस ऐप का ये एम है, एम टू प्रोवाइड सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़। सो जो भी लोगों को जो सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस ऐप के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस ऐप का नाम है मेरा वतन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। आइए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। थ्रू दिस एम्प्लॉयज़ विल ईजिली एक्सेस देयर सैलरी एंड अदर डिटेल्स एनी टाइम and will be extremely useful for those posted in remote and rural areas with no access to the drawing and disbursing officers. The app is developed by National Informatics Center. जैसा कि आपको सबको पता होगा कि जैसे जो भी लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उन्हें नहीं पता चलता उनकी सैलरी कब डिसबर्स हो गई है, कब उनके अकाउंट में आ गई है, कितनी अमाउंट आ गया है उनका। तो ये सब इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए मेरा वतन ऐप लॉन्च हुई है। क्लियर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप है उन लोगों के लिए जो बहुत दूर रहते हैं और इजीली एक्सेस नहीं मिल पाता है अपने अकाउंट का। और इसको डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। क्लियर है, NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताइए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव पावर मिनिस्टर लॉन्चेस hashtag of iComet initiative, who is Minister of State for Power and Renewable Energy. So पावर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है हैशटैग iComet initiative। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एज सच ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये करंट का कुछ क्वेश्चन है, ये तो स्टैटिक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। क्लियर है, मैं नहीं बताऊंगा। इट इज़ ड्रिवन बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इससे EESL रन करेगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इट विल यूनाइट गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक्स एंड इंडिविजुअल फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी टू क्रिएट अ रॉबस्ट एंड रिसाइलेंट एनर्जी सिस्टम इन फ्यूचर। ये सारे गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट, मल्टीलेटरल, बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े थिंक टैंक्स है, इंडिविजुअल है, इनको गैदर करेंगे ताकि
अच्छे आइडियाज़ आ सके एनर्जी एफिशिएंसी के, अपन कैसे अपन एनर्जी को रिटेन कर सके, बचा सके, रिन्यूएबल एनर्जी के नए तरीके, मॉडर्न तरीके, और भी मतलब अच्छे और रिसाइलेंट एनर्जी सिस्टम के तरीके जो कि अपन फ्यूचर में यूज़ कर सकें। इट विल इंश्योर 24/7 एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन। और मेन मोटो ये भी है कि एनर्जी एक्सेस और सिक्योर हो सके सभी सिटीजन के लिए 24/7 आवर्स। क्लियर है? सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह है। मैं चाहता था कि आप मेरे को पता है, जैसे मैं प्रीवियस सेशन भी लेता हूँ, कोई भी कमेंट सेक्शन में जवाब देता नहीं है, सो मैंने ही आंसर दे दिया है, क्योंकि आप लोग तो बहुत मेहनती हो, थोड़ी सी भी मेहनत करना नहीं चाहते हो। विच बैंक लॉन्चेस समर ट्रेड्स कैंपेन? सो कौन सी बैंक लॉन्च करने वाली है समर ट्रेड कैंपेन, और ये भी देखेंगे इस कैंपेन के बारे में क्या है, मतलब क्या फंक्शन होगा इस कैंपेन में। सो इसका आंसर है हमारा HDFC बैंक। सो HDFC बैंक विल बी लॉन्चिंग समर ट्रेड कैंपेन। आइए देखते हैं इसके बारे में। It has been launched with objective of providing offers to merchant, salaried and self-employed customers. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मर्चेंट, सैलराइड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करें। अंडर दिस द बैंक विल ऑफर नो कॉस्ट EMI विद नो डाउन पेमेंट फॉर लार्ज अप्लायंसेस। जैसे बड़े बड़े अप्लायंसेस आप खरीदते हो, उनकी जो EMI है, EMI पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो कॉस्ट EMI होगी, और कोई भी डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप कुछ भी अप्लायंस खरीदते हैं, बड़ा या छोटा, आपको पहले 2 मंथ्स की या 3 मंथ्स की डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, तो कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, और नो कॉस्ट EMI, उस EMI पे आपका कुछ भी ब्याज नहीं लगेगा। It will also offer discounts and cashback on selected brands, 50% extra reward points on online spending using credit cards, and extra rewards on using debit cards, credit cards और PayZapp online. सो मेन मोटो यही है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है, डिस्काउंट्स और कैशबैक देंगे कुछ सेलेक्टेड ब्रांड्स के ऊपर, और 50% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बाय योर क्रेडिट कार्ड्स और योर डेबिट कार्ड्स। और अगर HDFC के हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव यूनियन HRD मिनिस्टर दैट इज रमेश पोखरियाल हैज़ लॉन्च इंफॉर्मेशन बुकलेट जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ये एक बुकलेट है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। इसको लॉन्च किया रमेश पोखरियाल, HRD मिनिस्टर है। आपको मुझे इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मुझे इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बतानी है कि रमेश पोखरियाल सर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, और ये बुकलेट कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली में। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। द बुकलेट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NCERT एंड यूनेस्को दिल्ली ऑफिस। इट विल प्रोवाइड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू चिल्ड्रन, young people, teachers and parents about the use of internet with safety protection from cyberbullying. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चिल्ड्रन को, यंग पीपल को, टीचर्स को और पेरेंट्स को, और इंटरनेट का सही तरीके का मतलब सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं इंटरनेट को, उसके बारे में बताया जाएगा। और सेफ्टी प्रोटेक्टिंग फॉर साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग वो होता है कि जैसे कोई पर्सन आपको डिजिटली हैरेस करता है, थ्रेटन करता है, वहाँ फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल के द्वारा। सो इसके कारण जिस मतलब जो भी पर्सन आपको हैरास कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो सेकंड पर्सन है, जो विक्टिम है, उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट बनता है। क्योंकि साइबर बुलिंग का एज सच क्या कि ये एज सच फिजिकल ऑफेंड नहीं है, ये सब वर्चुअल ऑफेंड है। आप कहोगे कि सर ये तो क्या है, मतलब कोई किसी को थ्रेटन कर रहा है या मेल के ऊपर ही तो कर रहा है, कुछ फिजिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके सुसाइडल आइडिएशन भी होने लगते हैं उसको। जैसे अगर आपकी कोई पर्सनल पिक्चर्स है, फोटोज़ है, वो शेयर कर दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इससे दूसरे पर्सन है जो विक्टिम है उसको एक ग्रेट डिप्रेशन होगा। क्लियर है? वो बहुत ही अंदर मतलब कोसता जाएगा अपने आप को, या बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बन सकते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो सकता है। तो साइबर बुलिंग इट्स अ क्राइम। क्लियर है? ये एक ऑफेंसिव क्राइम है। आगे पढ़ते हैं। इट हाईलाइट्स द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनेट एंड वेज टू एलिमिनेट द सेम।
जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है इंटरनेट के, उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसके बारे में बताया गया। यूनेस्को हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट वी हैव इंडिया एंड विच कंट्री साइंस म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, दैट इज MLSA, to allow military bases access for logistic support in a virtual bilateral summit। इस वर्चुअल बायलेटरल समिट के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया। इसके तहत दोनों के जो मिलिट्री बेसिस के ऊपर लॉजिस्टिक सपोर्ट को एक्सेस मिल पाएगा। इट विल प्रोवाइड रेसिप्रोकल एक्सेस टू मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, अलाउ मोर कॉम्प्लेक्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू नेशन, फैसिलिटेटिंग डिफेंस कोऑपरेशन। जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसे अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। दोनों नेशन के बीच में जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है और एक्सरसाइज है, उनमें एक स्मूथ चैनल बनेगा। इंडिया है सिमिलर एग्रीमेंट्स विद US, फ्रांस एंड सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया PM वी ऑल नो, स्कॉट मॉरिसन। क्लियर है, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के PM है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी है फॉर्मर कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस वेद मरवे 87 years passed away in Goa due to lung ailment। सो दिल्ली के फॉर्मर कमिश्नर रह चुके हैं वेद मरवा, जो कि 87 years old थे, वो हाल ही में उनका निधन हो गया है, passed away in Goa due to lung ailment। सो आपसे पूछ सकते हैं कि जो वेद मरवा थे, जो 87 years old थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से स्टेट के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे। क्लियर है, सो ऐसे भी पूछा जा सकता है। यू विल हैव 4 ऑप्शन, दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन नेम्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। EY का मतलब है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। सो किस पर्सन को नेम किया गया है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, और इनका नाम है किरण मजूमदार। सो किरण मजूमदार इज द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, इट्स एंटरप्रेन्योर। लेकिन कभी कभी क्या है कि ऐसा जो आपकी जो हैबिट में जो प्रोनाउंसिएशन है उसी को बोल देना सही लगता है मेरे को, क्योंकि ऐसे खूब सारे वर्ड्स है, आपको मतलब सारे वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अपना मतलब एक्सेंट, अपन इंग्लिश सीख भी जाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि इंग्लिश हमारे यहाँ से ही ओरिजिन हुई थी। क्लियर है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। सो एज सच मैं कभी भी एम्बेरस नहीं होता हूँ कि इस वर्ड को मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। इट्स हैबिचुअल यार, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्लियर है, इट्स एंटरप्रेन्योर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इट्स एंटरप्रेन्योर। लेकिन चलो चलता है, ठीक है, बोल रहे हैं तो। कभी कभी क्या है कि आप जैसे हो वैसे दिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको बार बार क्या बनावटी नहीं बनना पड़ता है कि यार इसका भी ये बोलना चाहिए वरना ये हो जाएगा। समझें, आगे पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड MD ऑफ बायोकॉन लिमिटेड किरण मजूमदार शॉ हैज़ बीन रीनेम्ड एज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर 2020। इनकी कंपनी है, इनके खुद चेयरमैन है, बायोकॉन लिमिटेड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है किरण मजूमदार। She became the second woman to hold this title after Olivia Lum of Iflux Limited from Singapore in 2011. She is also third award winner from India। इनको थर्ड अवार्ड विनर भी मिल चुका है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। किन दो के बाद? द अदर टू आर उदय कोटक, आपको पता है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक बैंक, एंड नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस। इनके बाद मतलब फर्स्ट ये है, सेकंड नारायण मूर्ति है, थर्ड है हमारे पास ये किरण मजूमदार, जो कि थर्ड अवार्ड विनर फ्रॉम इंडिया इन द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द करंट अफेयर्स ऑफ दिस सेशन। सो अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को GK रिव्यू, and press the bell icon button so you get the latest notification of every video we make. So thank you all of you and have a nice day and enjoy the day.